हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपी 78 क्लासेस। आशा करते हैं आपने प्रीवियस वीडियो क्लास 10 की देखी होगी, जिसमें हमने भूमंडलीय विश्व का बनना चैप्टर में आधे से ज़्यादा पार्ट जो उसमें हेडिंगें थी उसको कंप्लीट कराया और समझाया उसको। ठीक है, कंप्लीट ही नहीं कराया था, हमने उसको समझाया भी था, जिससे आप उसके जितने भी क्वेश्चन है उस हेडिंग से रिलेटेड, मतलब उस टॉपिक से रिलेटेड हमने वो कंप्लीट करा दिए थे। क्योंकि अगर कोई सा भी क्वेश्चन आ गया, अगर आपको टॉपिक ही नहीं पता है तो आप उसको नहीं लिख पाओगे। ठीक है, तो हमने क्या करा है, आपको टॉपिक समझा दिया है। ठीक है, टॉपिक समझा दिया है ताकि आप आने वाले समय में अगर पेपर में जब आपके वो क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको अच्छे से सॉल्व कर सको। ठीक है, अच्छे से सॉल्व कर सको। उसी के लिए उसके आगे की हेडिंगों पर बात करने आज हम आए हैं, और भूमंडलीय विश्व का। ठीक है, भूमंडलीय विश्व पर बात करने जा रहे हैं और उसके आगे की हेडिंगों पर। ठीक है, उसके आगे की हेडिंगों पर लिख लीजिए कौन सा, ये हमारा अध्याय 3 है। और इसमें हमने बहुत सारी मेन हेडिंग हमने कंप्लीट करा चुके। जिन्होंने नहीं देखी प्रीवियस वीडियो, प्लीज जाके पहले उसको देखें। ठीक है, उसको देखिए। अगर आपने क्रमबद्ध तरीके से नहीं देखा तो हम नहीं जानते कि आप उसको कैसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम नहीं जानते कि आप उसको कैसे पढ़ रहे हैं, इसलिए अगर आपने टॉपिक वाइज वीडियो देखी है तो आपको जरूर याद रहेगा। ठीक है, आपको जरूर याद रहेगा। और इससे पहले हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण हेडिंग कंप्लीट कराई थी। उसमें हमने बताया था क्या था कि पहला विश्व युद्ध की बात करी थी। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध की बात करी थी। उस समय व्यापार के लिए व्यापार कैसे हो रहा था, उस स्थिति की बात करी थी। लेकिन आज की बात है हमारी, आज किस पे बात करने जा रहे हैं, बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग। ठीक है, बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग, यानी कि पैदा करना, यानी कि अन्न या फिर सामान या फिर कुछ भी बनाना और उसको बेचना। ठीक है, उपभोग यही होता है। अब इसको समझ रहे हैं कि बड़े पैमाने पर ये क्यों लिखा है, ये बात क्यों लिखी है इस हेडिंग में, बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग, इसको समझते हैं। ठीक है, बड़े पैमाने पर लिख लीजिए, बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग। समझ में आया आपको? नहीं समझ में आया तो भी आप देखिए, क्योंकि देखिए हम आपको समझा रहे हैं। अभी हमने खाली समझ में कैसे आएगा आपको, अभी तो हमने खाली हेडिंग लिखी है, इसमें कुछ समझाया थोड़ी है। ठीक है, इसमें कुछ समझाया नहीं है, तो इसलिए अभी आप पहले इसको देखिए। इस हेडिंग का मतलब समझिए कि हमने ये क्यों लिखा है, बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग। तो इसका एक, इस हेडिंग के अंदर जितने भी हमारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको हम कंप्लीट कराने जा रहे हैं। एक एक करके सुनते जाइएगा। युद्ध के बाद, ठीक है, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, ठीक है, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद की स्थिति बता रहे हैं इसमें कि क्या कह रहे हैं, युद्ध के बाद अमेरिका की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी वृद्धि हुई। इसका कारण था बृहद उत्पादन। ठीक है, मतलब कि बहुत अधिक उत्पादन था। ठीक है, कि जो उसमें डेवलपमेंट हुआ, यानी कि क्या कहा जा रहा है, बहुत वृद्धि हुई। ठीक है, तो किस लिए हुई, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा उत्पादन हो रहा था, कृषि के क्षेत्र में भी, और जो वस्तु किसी भी, जैसे कि कपड़ा और किसी भी चीज का, ठीक है, किसी भी चीज का, उसकी बात करी जा रही। तो क्या लिखेंगे, युद्ध के बाद अमेरिका की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी वृद्धि हुई। ठीक है, युद्ध के बाद अमेरिका में बहुत बड़ी वृद्धि, ये क्या लिखा है, युद्ध के बाद अमेरिका की अर्थव्यवस्था में, सॉरी इसको ले लीजिएगा। अगर आपने ये नहीं लिखा तो कहां पर वृद्धि हुई, ये भी तो समझना है ना हमें। क्या लिखेंगे, युद्ध के बाद अमेरिका की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी वृद्धि हुई। ठीक है, बहुत बड़ी वृद्धि हुई किसमें, अमेरिका की अर्थव्यवस्था में। कैसे हुई, क्योंकि वहां पर उत्पादन बढ़ गया। क्योंकि वहां पर उत्पादन बढ़ गया तो इसको लिखेंगे, इसका कारण था वृहद उत्पादन, यानी कि बहुत अधिक उत्पादन। लिख लीजिए, इसका कारण था वृहद उत्पादन। समझ रहे हैं ना आप, समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इससे अगर ये सब बातें जब आपको तभी समझ आएंगी जिन्होंने प्रीवियस वीडियो देखी होगी, क्योंकि उसमें हमने हर एक जो वैश्वीकरण के अंदर जितनी बातें आती है उसको हमने अच्छे से कंप्लीट कराया है। इसके बाद क्या है, हेनरी फोर्ड। अब इसके बाद, यानी हमने हेनरी फोर्ड का नाम क्यों लिया, हेनरी फोर्ड का नाम क्यों लिया, ये एक कंपनी थी। ठीक है, ये एक कंपनी थी जो
जो कोई कंपनी का जो मतलब जो वहां पे कंपनी थी, तो इसमें क्या करा जाता था, ये गाड़ियों की कंपनी थी। अब इसमें गाड़ी बनाई जाती थी, उसमें टायर लगते, अब उसमें गाड़ी बनाने के लिए उसके पार्ट लगते हैं ना, टायर लगते हैं। अब फिर उसमें कि मान लो उसमें लाइट लगनी है तो लाइट लगेगी। अब वो एक एक व्यक्ति एक एक काम करता था, एक एक व्यक्ति एक एक काम करता था। उस पर अभी बात करते हैं, लेकिन हम पहले क्या लिखेंगे, हेनरी फोर्ड, जो फोर्ड मोटर्स कंपनी के संस्थापक, जो फोर्ड मोटर्स कंपनी थी जिसके संस्थापक कौन थे, हेनरी फोर्ड। ठीक है, फोर्ड मोटर्स कंपनी के संस्थापक कौन थे, हेनरी फोर्ड। अगर आपके बहुविकल्पीय में आ गया तो आपको याद होना चाहिए, नाम लिख लीजिए, हेनरी फोर्ड लिख लीजिए। लेकिन इससे पहले हम क्या लिखते हैं, इससे पहले एक बात लिखते हैं जिससे हमको ये क्लियर हो जाए, ताकि कंफ्यूजन ना हो, कंपनी का नाम क्या है और कंपनी के संस्थापक का क्या नाम है। तो क्या लिखेंगे इससे पहले, आइए मतलब कि आइए कोई एग्जांपल लेते हैं, यानी कि जो हेनरी फोर्ड की कंपनी थी उसका नाम है फोर्ड मोटर्स कंपनी, को उदाहरण लेते हुए समझते हैं। ठीक है, फोर्ड मोटर्स कंपनी को लिख लीजिए, आइए फोर्ड मोटर्स कंपनी को उदाहरण लेते हुए समझते हैं। समझे, फोर्ड मोटर्स कंपनी को क्या उदाहरण लेते हुए समझते हैं। अब ये सब बातें जब आप लिखोगे अपनी पुस्तक में तो एग्जामिनर समझेगा कि हाँ, एग्जामिनर को कुछ बताया जा रहा है। अब बताइए, ये लाइन पढ़ के वो इस लाइन को ढंग से पढ़ेगा कि नहीं। क्या लिखा है, आइए, मतलब एग्जामिनर से आंसर के द्वारा बात करी जा रही है कि देखिए हमने आंसर ऐसा लिखा है कि पॉइंट में लिखा है, और आपको जो क्वेश्चन की मांग है वो हमने कुछ लाइनों में ही उसको पूरा कर दिया। और यही एग्जामिनर चाहता है, वो ये नहीं चाहता कि आप 1.5 2 पन्ने के उत्तर लिखिए। आप भले ही 15 लाइन लिखिए, ठीक है, आप भले ही 10 से 15 लाइन लिखिए, लेकिन उस 10 से 15 लाइन में इतनी जान होनी चाहिए कि एग्जामिनर उससे खुश हो जाए। जो क्वेश्चन की मांग है उसको पूरा कर दीजिए, आपको नंबर मिल जाएगा, चाहे आपका आंसर 1.5 पन्ने का हो, चाहे आधे ही पन्ने का हो। ठीक है, ये मैटर नहीं करता कि आपने कितना लिखा है, ये मैटर करता है कि आपने लिखा क्या है। ठीक है, लिखा क्या है ये देखा जाता है। तो इसीलिए तो हमने देखिए अब इसमें कुछ भी फिजूल नहीं लिखा है, क्योंकि सब एक पॉइंट में बात लिखी है। क्या लिखा, युद्ध के बाद अमेरिका की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी वृद्धि हुई, इसका कारण क्या था, वृहद उत्पादन, यानी बहुत उत्पादन। आइए फोर्ड मोटर्स कंपनी को उदाहरण लेते हुए समझते हैं। अब क्या कहा है कि ये जो अर्थव्यवस्था में बदलाव हुआ इसको समझे कैसे, हमने लिख तो दिया, समझे कैसे, तो इसीलिए हमने क्या लिखा है, आइए हम फोर्ड मोटर्स कंपनी को उदाहरण लेते हुए समझते हैं। ठीक है, अब हेनरी फोर्ड जो कौन थे, फोर्ड मोटर्स कंपनी के संस्थापक थे। हेनरी फोर्ड लिख लीजिए, हेनरी फोर्ड जो फोर्ड मोटर्स कंपनी के संस्थापक थे। हेनरी फोर्ड, सॉरी, देखिए इंक खत्म होने के लिए हमने बीच में रोक दिया था, लेकिन आप समझ लीजिए क्या लिखा है, हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड कौन थे हमारे, जो हमारी फोर्ड मोटर्स कंपनी थे उसके संस्थापक। हेनरी फोर्ड जो फोर्ड मोटर्स कंपनी के संस्थापक थे। समझ में आया, समझ में आया होगा आपको। संस्थापक थे कौन, फोर्ड मोटर्स कंपनी के संस्थापक थे हेनरी फोर्ड। और ये थे, उन्होंने असेंबली लाइन व्यवस्था ज्यादा काम करना पड़ता था, यानी अब उन्हें जो असेंबली, जो वहां पे क्या बोलते हैं, असेंबली लाइन व्यवस्था लागू करी थी। ठीक है, असेंबली लाइन व्यवस्था लागू करी थी, इसको समझ लीजिए क्या होता है असेंबली लाइन। उन्होंने असेंबली लाइन व्यवस्था लागू करी थी, व्यवस्था लागू करी थी। अब इसको समझते, ये असेंबली लाइन व्यवस्था थी क्या। ठीक है, अब असेंबली लाइन व्यवस्था थी क्या, उसको लिखते जाइए और समझते जाइए। अभी कुछ भी हमने इसमें फिजूल नहीं लिखा और कुछ भी ऐसा नहीं लिखा जो आपको समझ में ना आए। ठीक है, ये सब बातें आप समझते आ रहे हैं, इससे पहले जितने भी टॉपिक से हैं इन्हीं से रिलेटेड बात चलती आ रही है। अगर आप इन सभी वीडियो को ध्यान से पढ़े हो तो इन्हीं सब पॉइंट्स की बात करी गई है। ठीक है, हेनरी फोर्ड जो हमारे फोर्ड मोटर्स कंपनी के संस्थापक थे, उन्होंने असेंबली लाइन व्यवस्था लागू करी थी। अब ये क्या था, इस व्यवस्था में एक मजदूर यानी ये जो व्यवस्था थी इसमें जो एक मजदूर होता है, ठीक है,
अब मान लीजिए कोई गाड़ी बन रही है, ठीक है, अब कोई मान लीजिए ट्रक बन रहा है, कुछ भी बन रहा हो, मान लेते हैं, हमें क्या करना है, हमें वहाँ पे गाड़ी थोड़ी ना बनानी है, ठीक है। अब मान लीजिए ट्रक बन रहा है, अब वो क्या करेगा कि अब जैसे कि किसी एक मजदूर को काम दिया गया कि अब वो उसमें टायर फिट करे, तो वो क्या करेगा, दिन भर आज खाली टायर फिट करेगा, जितनी भी गाड़ियां वहां पे बनेंगी, वो कोई काम नहीं करेगा। जैसे एक मजदूर है, उसको दिन भर का एक पर्टिकुलर काम दे दिया गया कि यार तुम अब दिन भर यही करोगे, ठीक है। अब जैसे एक मजदूर को कहा गया कि अब वो टायर लगाए, तो टायर लगाएगा तो वो दिन भर टायर ही लगाएगा। और जैसे कि एक मजदूर को काम दिया गया कि हेडलाइट लगाओ, वो दिन भर हेडलाइट लगाएगा। ये क्या था, यही व्यवस्था थी। इस व्यवस्था को क्या नाम दिया गया हमारे इसमें, कि इसमें नाम दिया गया असेंबली लाइन व्यवस्था। इसी को कहा जाता है असेंबली लाइन व्यवस्था, और कुछ नहीं है, ठीक है। नाम से ये मत समझिएगा कि वहां पे असेंबली लगी होगी और वहां पे लाइन लगी होगी। असेंबली लाइन व्यवस्था ये थी, यानी कि किसी एक भी मजदूर को अब एक काम दे दिया, वो दिन भर वही काम करेगा और उसी पर उसको पैसे मिलेंगे, कि मान लीजिए टायर लगाना है तो वो दिन भर टायर ही लगाएगा। अगर किसी मजदूर को इंजन लगाना है वहां पे, तो वो दिन भर इंजन ही लगाएगा, जितनी भी वहां पे गाड़ियां बनेंगी दिन भर में, ठीक है। तो इसको लिखिए, इस व्यवस्था में एक मजदूर को जो काम करता है वह पूरा दिन वही बार बार करता है। ऐसे में मजदूर को ज्यादा काम करना पड़ता था। अब बताइए कि अब वो ज्यादा काम ही लगेगा। अब मान लीजिए अगर किसी एक मजदूर को दी जाए कि तुम्हें गाड़ी तैयार करो, तो वो अपना कुछ भी करेगा, पहले हेडलाइट लगाए, चाहे इंजन लगाए, चाहे वो टायर लगाए, अब वो उस मजदूर के ऊपर है। लेकिन यहाँ पे क्या करा, ये व्यवस्था लागू करके, असेंबली लाइन व्यवस्था लागू करके कि अब एक जैसे कि मजदूर को काम दिया गया कि अब तुम टायर लगाओ, ठीक है, टायर लगाओ, जितनी भी गाड़ियां बने यहाँ पे टायर लगाओ। अब वो सोचिए दिन भर में वहां पे कितनी सारी गाड़ियां बनेंगी और वो उसमें टायर ही लगाएगा, हेडलाइट लगाएगा, इंजन लगाएगा, अगर किसी एक मजदूर को काम दिया गया है। तो ये क्या है, ये व्यवस्था के साथ हो रहा है। क्योंकि अब देखिए, अगर मान लीजिए 4 टायर लगते हैं, अब उसने एक गाड़ी में टायर लगा लिया, तो उसके बाद दूसरी गाड़ी भी है, उसमें भी टायर लगाएगा, तो ये क्या है, उसके पास काम ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अगर उसको दिन भर में कहा जाए कि अगर एक व्यक्ति को आप दिन भर में 1 से 2 ही गाड़ी बनाने के लिए दोगे, लेकिन इससे क्या हो जाता था, तो उसका काम बढ़ जाता था, क्योंकि अब टायर ही लगाना है, तो अब कितनी सारी गाड़ियां, अब तुम दिन भर व्यस्त रहोगे। ये नहीं कह सकते हो कि हम खाली हैं, ठीक है, ये नहीं कह सकते हम खाली हैं। तो इस व्यवस्था में एक मजदूर को जो काम करता था, लिख लीजिए, इस व्यवस्था में मजदूर जो काम करता था उसे वही काम दिन भर करना पड़ता था, बार बार करना पड़ता था, ठीक है, बार बार करना पड़ता था। बता दिया, यही थी हमारी व्यवस्था, असेंबली लाइन व्यवस्था, और वही काम करना पड़ता था, और इससे उसके लिए काम बढ़ जाता था, ठीक है, उसके लिए काम बढ़ जाता था, काम बढ़ जाता था। लिख लिया आपने, इसको लिख लिया होगा, अगर नहीं लिखा है तो इसको जल्दी से लिख लीजिए अभी, ठीक है, इसको लिख लीजिए। और इसके आगे जो पॉइंट्स हम लिखवाते जा रहे हैं, और ज्यादा काम करना पड़ता था, ठीक है, इससे उसके लिए ज्यादा काम करना पड़ता था, क्योंकि अब उसके पास एक ही काम है, एक काम दे दिया गया, तो अब दिन भर वो काम करता रहेगा। जैसे इंजन लगाने का काम दिया गया, तो वो दिन भर इंजन ही लगाएगा, जितनी भी वहां पे गाड़ियां बनेंगी, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, जिसकी वजह से उन्होंने अपने काम छोड़ दिए, ठीक है। अब बताइए, पहले मजदूर को क्या होता था कि एक गाड़ी बनाने के लिए दी जाती थी, तो उसमें आराम भी कर लेता था, कि अब उसको एक गाड़ी बनाने के लिए दी गई, अब वो चाहे जैसे भी बनाए, चाहे वो पूरा 3 घंटा लगा के बनाए, चाहे 3 घंटे आराम करके फिर 3 घंटे में बनाए, उससे क्या मतलब है। उसको दिन भर में एक टारगेट दिया गया, एक गाड़ी बनाने के लिए। लेकिन अब यहाँ क्या दिया गया, एक टारगेट है कि तुम अब जितनी भी गाड़ियां यहाँ पे बनेंगी, या फिर तुम उसमें टायर लगाओ, या इंजन लगाओ, या हेडलाइट लगाओ, कुछ भी करो, लेकिन वो तुम्हें दिन भर करना है, ठीक है, वो तुम्हें दिन भर करना है। जितनी भी गाड़ियां वहां पे सब में टायर लगे होने चाहिए, जितना भी तुम्हें दिन भर में खाली नहीं दिखना चाहिए, और तुम वो टायर लगाते हुए दिखो, इंजन लगाते हुए दिखो, हेडलाइट लगाते हुए दिखो। यही उनका मतलब, यही उनको टारगेट दिया जाता है दिन भर का। तो क्या है, जिसके कारण जिसकी वजह से उन्होंने अपने काम छोड़ दिए, जिसकी वजह से उन्होंने अपने काम छोड़ दिए, ठीक है, जिसकी वजह से उन्होंने अपने काम क्या हुए थे, छोड़ दिए थे।
छोड़ दीजिए। अब क्या करा उन्हें, परंतु कंपनी ने वेतन को दुगना कर दिया। परंतु अब बताइए, वो समझ रहे थे, वो चाह रहे थे कि अगर ये हटेंगे तो अब हमें इनको वापस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनका वेतन दुगना करना पड़ेगा, तो वही करा। परंतु कंपनी ने वेतन दोगुना कर दिया। अब वेतन दोगुना कर दिया तो ऐसे तो करा नहीं होगा कंपनी ने, ठीक है, वेतन दोगुना। अब वो अपने नुकसान तो ऐसे करेगा नहीं, वो भी उन्होंने भी दिमाग लगाया, कंपनी वालों ने भी दिमाग लगाया। क्या करा, जिसकी वजह से उन्होंने अपने काम छोड़ दिए, परंतु कंपनी ने वेतन दोगुना कर दिया। परंतु कंपनी ने क्या करा, वेतन दोगुना कर दिया, ठीक है, वेतन दोगुना कर दिया। यानी कि मान लीजिए कि अगर दिन भर का उसको 400 दिया जा रहा था तो उसको क्या करेंगे, अब 800 रुपए देंगे। 20 रुपए दिया जा रहा था तो उसको 40 रुपए दिया जाएगा। ये जो वो काम करते तो मतलब कि उनके वेतन का दोगुना हो गया था, ठीक है, वेतन का दोगुना हो गया था। ये बात आपको समझ में आई होगी, जिसकी वजह से उन्होंने अपने काम छोड़ दिया था। कंपनियों का वेतन दोगुना कर दिया गया था, लेकिन ज्यादा काम करना पड़ता था, लिख लीजिए। काम करना पड़ता था, हमने बता दिया क्यों, क्या करना पड़ता था, ठीक है, क्या करना पड़ता था, कैसे करना पड़ता था, ज्यादा काम कैसे हो गया। सोचिए, काम तो डेली करता, ज्यादा काम कैसे हो गया, हमने बता दिया। ये व्यवस्था लागू करने से, कौन सी, असेंबली लाइन व्यवस्था लागू करने से ये सब हुआ था, ठीक है, असेंबली लाइन व्यवस्था लागू करने से ये सब हुआ था। अब क्या करा कि जिसके कारण अमेरिका में बृहद उत्पादन हुआ, यानी जिसकी वजह से अमेरिका में बहुत अधिक उत्पादन हुआ। अब उन्होंने दिमाग लगाया, जब वो मजदूर जा रहे तो उनका दोगुना वेतन कर दिया, और काम तो बढ़ेगा ही। अगर मालिक देख रहा है कि अगर हमारे घाटा हो रहा तो उसका फायदा भी उठाएगा, उसने क्या करा, वेतन तो दोगुना करा, लेकिन उनके लिए काम भी बढ़ा दिया, ठीक है, उनके लिए काम भी बढ़ा दिया। तो इसको लिखिए, जिसके कारण अमेरिका में बृहद उत्पादन हुआ। लिखिए, जिसके कारण अमेरिका में बृहद उत्पादन हुआ। समझ में आ रहा है आपको? अगर ना समझ में आ रहा तो हम वो लिख लीजिए, ठीक है, बृहद उत्पादन हुआ, बहुत अधिक उत्पादन हुआ। अब बताइए, अब अमेरिका के पास बेचने के लिए बाजार चाहिए। अब बताइए, मतलब इतना उत्पादन हो गया कि अब उसको बाजार की कमी पड़ गई। अब वो क्या कर रहा कि अब उससे बेचने के लिए बाजार चाहिए। क्या लिखा, अब अमेरिका के पास बेचने के लिए बाजार चाहिए। अब अमेरिका के पास बेचने के लिए क्या चाहिए, बाजार चाहिए। समझ रहे हैं आप क्या करना चाह रहे हैं, कि मतलब इतना बृहद उत्पादन, यानी कि बहुत अधिक उत्पादन कर दिया गया। अब जो भी वहां कंपनी में बनाया जाता था तो उसका क्या करा, बृहद उत्पादन हो गया। अब उसको क्या करना, बेचने के लिए बाजार चाहिए था अमेरिका को। उन्होंने हर जगह से अपने उत्पादन का निर्यात करना भी प्रारंभ कर दिया। क्या है, उन्होंने हर जगह से अपने जो भी उत्पादन करा था उसका निर्यात करना प्रारंभ कर दिया। तो उसको लिखेंगे, उन्होंने हर जगह से, ठीक है, उन्होंने हर जगह से, लिख लीजिए, उन्होंने हर जगह से उत्पादन का निर्यात करना प्रारंभ कर दिया था, ठीक है, प्रारंभ कर दिया था। अब उनको जहां संभव जगह मिल रही थी कि हाँ हमने जो उत्पादन करा है उसको बेचा जा सके, तो वो उसको निर्यात करना उन्होंने चालू कर दिया था, ठीक है, निर्यात करना प्रारंभ कर दिया था। इस प्रकार अमेरिका ने, ठीक है, इस प्रकार अमेरिका ने, लिख लीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसको लिख लीजिए, ठीक है, इसको लिखिए। और जो इसमें अभी एक पॉइंट है हम उसको क्लियर करा देते, फिर इसकी नेक्स्ट लाइन में आते, ठीक है, इसको लिख लीजिए। अगर आपने नहीं लिखा है तो पहले इसको लिख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके आगे लिखाते हैं।
जो हमारी बातें शेष रह गई हैं उनको लिखिए, ठीक है। जो हमारी बातें शेष रह गई थी, क्या लिखा था उसमें हमने कि जिसके कारण अमेरिका में वृहद उत्पादन हुआ और उन्हें अमेरिका के पास बेचने के लिए बाजार चाहिए था। अब मतलब कि इतना ज्यादा उत्पादन कर दिया कि अब उनको बेचने के लिए बाजार चाहिए था, बाजार चाहिए था। तो उन्होंने बाजार तो चाहिए था, लेकिन अब उसके लिए क्या करा उन्होंने, हर जगह सफल प्रयास करा कि जो उन्होंने उत्पादन करा कि उसका निर्यात किया जा सके, इसलिए उन्होंने निर्यात करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार अमेरिका ने लिख लीजिएगा, इस प्रकार अमेरिका ने सिर्फ भिन्न भिन्न देशों में नहीं बल्कि पूरे विश्व में निर्यात करा। लिख लीजिए, उसी लाइन के आगे लिखिएगा, ठीक है, जो हमने लास्ट वाली लिखवाई थी। इस तरह अमेरिका ने न केवल भिन्न भिन्न देशों में बल्कि पूरे विश्व में निर्यात किया। समझ में आया? जो वहां पे उत्पादन करते थे तो उन्होंने अब इतना ज्यादा उत्पादन कर दिया कि अब उनको बाजार चाहिए था। तो ना कि उन्होंने भिन्न भिन्न देशों में बल्कि पूरे विश्व में निर्यात करा था, जितना भी उन्होंने उत्पादन करा था वहां पर। अब इसके बाद जो वहां पे निर्यात करा, तो अब जो मतलब कि जो हमारा प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद मंदी आ गई थी, महामंदी जिसको बोलते हैं। अब अगर आपने उसको नहीं पढ़ा, ठीक है, अगर आपने इसको नहीं पढ़ा है कि जो प्रथम विश्व युद्ध की बात करी थी इससे पहले वाली वीडियो में, तो अगर उसको नहीं समझा है तो उसको समझ लीजिए। देखिए हमारा हर एक जो टॉपिक होता है फिर पहले वाले टॉपिक से रिलेटेड होता है। देखिए अगर आपने इसको समझ के पढ़ा तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा, अगर आपने नहीं समझा तो फिर ये आपको याद नहीं होने वाला, ये समझ लीजिए, क्योंकि ये समझना हमको। तो इसके इसी में हमारा महामंदी आता है, ठीक है। उसके अंदर हमारा एक पॉइंट रह गया था, हमने उसको कंप्लीट करा दिया। अब इसके बाद क्या आता है, महामंदी। ये हमारी हेडिंग कंप्लीट हो गई, बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, महामंदी कब आई थी, प्रथम विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद। समझना है हमें, बस समझते चलना है और लिखते चलना है। लिख लिया इसलिए क्योंकि अभी हम वीडियो खत्म होने के बाद आप उसको रिवीजन कर सको, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 1919 उत्पादन, रोजगार और व्यापार के भयानक गिरावट दर्ज की गई। कब, 1929 में, 1929 में। समझ में आ रहा आपको? लिखिए 1929 उत्पादन, किस किस चीज में गिरावट आई, उत्पादन, रोजगार और व्यापार, भयानक गिरावट आई। समझ रहे आप उसको, कि जो वहां पे व्यापार थे, अब रोजगार में भी उत्पादन में भी वहां पे गिरावट आई। कहां पे, अब क्योंकि ये जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ ये सब इसीलिए ये हमारे महामंदी है। ये सब जो हमारे उसमें कारण क्या क्या बने, कि उसमें क्या क्या हुआ था, 1929 में उत्पादन, रोजगार और व्यापार में भी भयानक गिरावट आई थी। और इसमें क्या लिखेंगे, उत्पादनों और खेतीहार उत्पादनों की कीमत में भी भारी कमी आई थी। मतलब उत्पादों यानी कि अब जो कंपनियों में बनाया जा रहा है, यानी कि कपड़ा या फिर कोई खाने की चीज, तो वो अलग बात है, लेकिन वहां पे क्या है, कृषि को भी लेकर, कृषि में भी भारी गिरावट आई थी। तो उसको भी लिखिए, उत्पादों और खेतीहारों उत्पादनों की, लिख लीजिए, खेतीहारों और खेतीहारों उत्पादनों। ठीक है, भारी कमी आई क्योंकि खेतीहारी जो वहां पे बना, यानी कि उत्पन्न करा जाता था, जो खेतों से उगाया जाता था, तो वहां जो उत्पन्न करा जाता था, भारी कमी आ गई थी। ठीक है, भारी कमी आ गई थी, लिख लीजिए। और इसके आगे और भी हमारे, लेकिन उसको क्या करना, हमें समझता चलना है कि महामंदी में हुआ क्या क्या था। महामंदी में हुआ क्या क्या था, बेरोजगारी भी बढ़ गई और महामंदी के मुख्य दो कारण थे। बेरोजगारी भी बढ़ गई, लिख लीजिए, पहले ये लिख लीजिए, बेरोजगारी भी बढ़ गई, ठीक है, बेरोजगारी भी बढ़ गई।
अब यहाँ क्या बताया जा रहा है, एक पॉइंट्स के द्वारा ये बताया जा रहा है कि महामंदी के मुख्य दो कारण क्या क्या थे। महामंदी के मुख्य दो क्या कारण थे उनको समझिए। महामंदी के मुख्य दो कारण थे, समझ रहे आप, मुख्य दो कारण थे, कौन कौन से थे? मुख्य दो कारण थे महामंदी के मुख्य दो कारण थे। अब इसको समझते हैं क्या क्या थे, यानी कि अधिक उत्पादन। अब ये देखिए अधिक उत्पादन, जैसे कि अगर आपने ज्यादा लंबे समय तक भूखे हैं तो भी आप मरेंगे, और ज्यादा आप खा रहे हैं लंबे समय तक तो भी आप मरोगे, ये निश्चित है, ठीक है। उसकी भी मृत्यु निश्चित है जो लंबे समय तक भूखा है, और जो लंबे समय तक लगातार खा रहा है वो उसकी भी मृत्यु निश्चित है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब देखिए यहाँ पे कारण भी देखिए क्या है कि अधिक उत्पादन। ये भी बात सोचिए ये क्या लिखा क्या है, अधिक उत्पादन यानी कि किसी भी चीज का, कि मतलब कि मान लीजिए वहां पे जो फैक्ट्रियों में जो माल बनाए जाते थे और जो वहां पर कृषि द्वारा उत्पादन करा जाता है, यानी कि अधिक उत्पादन वहां पे क्या बना था, महामंदी का कारण बना था, अधिक उत्पादन। यानी अब ज्यादा उगा लिया है और ज्यादा पैदावार कर ली तो अब उसको क्या करें, बेचने के लिए भी तो चाहिए। अगर बेचेंगे नहीं तो वो आप क्या, अगर आप जितना यूज कर सको यूज कर लिया, लेकिन उसके अलावा जो रखा रहेगा वो बर्बाद होगा, ठीक है। तो ये भी महामंदी का कारण, तो इसमें क्या लिखेंगे, अधिक उत्पादन। युद्ध के बाद मांग में कमी आ गई, यानी कि अब युद्ध के बाद वहां पे कई सारे लोग उन्होंने मारे भी, लेकिन वहां पे भी मरे भी, तो वहां पे क्या हो गया, मांग में कमी आ गई। युद्ध के बाद मांग में कमी आ गई, परंतु देश ने अपना उत्पादन कम नहीं किया। यानी कि जो वहां पे मांग में कमी आ गई थी, लेकिन वहां जो पैदावार कर रहे थे वो उन्होंने कम नहीं करा, वो लगातार कर रहे थे, उत्पादन लगातार कर रहे थे। इसीलिए एक ये कारण बना क्या, अधिक उत्पादन, ये महामंदी का कारण बना। तो इसको लिखिए, युद्ध के बाद मांग में तो कमी आ गई, लिख लीजिए, युद्ध के बाद मांग में तो कमी आ गई। युद्ध के बाद जो वहां की मांग थी हमने बताया उसमें कमी आ गई, परंतु देश ने अपना उत्पादन कम नहीं किया, परंतु देश ने अपना उत्पादन कम नहीं किया। अब बताइए अगर कोई गाय चारा खा रही है, ठीक है, अब वो दिन भर में मान लो 2 बल्टी घास खाती है, ठीक है, 2 बल्टी घास खाती है, अब मान लीजिए, और फिर जो उसके जो नाद होता है उसमें रखा जाता है, ठीक है, 2 बल्टी खाती है, ठीक है, 2 बल्टी खाती है, समझिए आप, 2 बल्टी घास खाती है, ठीक है, 2 बल्टी घास खाती है। तो इससे आपको क्या लगता है, 2 बल्टी जो घास खाती है, तो अगर जो 2 बल्टी घास खाती है, अगर उसमें सोचो हम आपको 10 बल्टी घास दे दे, एक तो अगर वो तो खाएगी नहीं, पहली बात तो जितना उसको जरूरत है वो खाएगी, तो जितना उसमें पड़ा हुआ है तो वो तो खराब हो गया ना, जितनी घास उसमें पड़ी है। तो ये भी एक कारण बना थी कि अब देखिए कि वहां पे मांग में कमी है, कि अब बताइए एक गाय है तो 2 ही बल्टी घास खा रही, तो अब उसकी तो मांग उतनी है, लेकिन वहां पे उत्पादन क्या करा जा रहा है, उसको और दिया जा रहा है घास, लोग खाते जाओ, लेकिन वो क्या करेगी, उसको जितना जरूरत है वो वही खाएगी। तो इसलिए क्या कारण बना, एक महामंदी का, अधिक उत्पादन भी एक कारण बना महामंदी का। अब इसके अलावा क्या था, इसी वजह से सभी वस्तुओं का उत्पादन बहुत ज्यादा हो गया, और जिसकी वजह से अब देखिए कि जब उन्होंने ज्यादा पैदावार करी, अब बेचने के लिए कोई है ही नहीं, तो अब उसका क्या करेंगे, उसकी जो कीमत है अब उसको गिराएंगे, ठीक है, अब उसकी जो कीमत है अब उसको गिराना पड़ेगा, शायद तब कोई खरीद ले, लेकिन तब भी ये कारण बना था। लेकिन उस कारण की बात करने से पहले लेकिन लाइन लिखिए, क्या लिखेंगे, इस वजह से सभी वस्तुओं का उत्पादन बहुत ज्यादा हो गया और कीमतें गिर गई। इस वजह से सभी वस्तुओं का उत्पादन बढ़ गया और कीमतें गिर गई। कीमतें क्या हो गई, गिर गई। अब सोच रहे कि वो हमने कम कर दिया है तो अब कोई खरीद ले, लेकिन तब भी ये कारण आ गया था, उसको लिखने से पहले लेकिन ये बात आप याद कर लीजिए, इस वजह से सभी वस्तुओं का उत्पादन बढ़ गया और जो कीमतें थी
जो वहाँ पे जो उत्पादन बहुत ज्यादा हो गया और वहाँ की जो कीमतें थी उसको गिरा दी गई। जो उसकी कीमतें थी वस्तुओं की कीमतें गिर गई, वस्तुओं की कीमतें गिर गई। लिख लीजिए, कीमतें गिर गई। जो वहाँ की वस्तुएं थी उसकी कीमतें गिरानी पड़ गई ताकि आप सस्ता हो गया, अब कोई खरीद ले। तो ये भी हमारा एक कारण बनना था। अब क्या लिखेंगे, ऋण की कमी। लिख लीजिए, एक ये हुआ, अब दूसरा क्या था, दो कारण थे ना, दूसरा हमारा है ऋण की कमी। ऋण की कमी, समझ में आया आपको, ऋण की कमी। अब ये ऋण की कमी को समझने के लिए अगर आपने ये समझ लिया कि हाँ अधिक उत्पादन से हमारा क्या हुआ, तो आप ये भी समझ जाओगे कि ऋण की कमी से क्या हुआ। क्योंकि अमेरिका दूसरे देशों से ऋण देना बंद कर दिया था। ठीक है, क्योंकि अमेरिका ने दूसरे देशों से ऋण देना बंद कर दिया था। लिख लीजिए, क्योंकि हमने क्या बताया था, अमेरिका जो वहां पे था दाता बन गया था, लेकिन अब क्या हो गया, उसका ऐसा हाल हो गया क्योंकि अमेरिका दूसरों के ऋण देना बंद कर दिया था। क्योंकि अमेरिका दूसरे देशों के क्योंकि अमेरिका दूसरे देशों का जो आज दूसरे देशों अमेरिका जो था, अमेरिका दूसरे देशों के ऋण देना बंद कर दिया था। दूसरे देशों को ऋण देना बंद कर दिया गया था। समझ में आ रहा, ऋण देना बंद कर दिया था। अब इसके बाद क्या गया, जिसकी वजह से उनके पास विकास के दूसरे रास्ते नहीं थे। जिसकी वजह से लिख लीजिए, जिसकी वजह से उनके पास विकास के दूसरे कारण नहीं थे। विकास के दूसरे कारण नहीं थे। लिख लीजिए, ये लिख लिया, नहीं लिखा तो उसको लिख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये जो लाइन अगर आज लास्ट की नहीं दिख रही हो तो उसमें क्या लिखा है कि जिसकी वजह से उनके पास विकास के दूसरे कारण नहीं थे। हमने क्या बताया, किसी भी कंट्री को, अगर किसी भी देश को विकास करना है तो वहां का व्यापार बढ़ा दिया जाए, उस देश का विकास हो जाएगा। लेकिन वह यहाँ पे क्या करा कि दूसरे देशों से ऋण देना अमेरिका ने बंद कर दिया। तो अब उसके पास क्या है, विकास के दूसरे रास्ते नहीं थे। तो अगर आपने इसको नहीं लिखा जल्दी से लिख लीजिए। बात करते हैं इसके आगे की पॉइंट्स की। अब बात करते हैं, महामंदी तो हो गया, ठीक है, महामंदी तो हो गई। अब महामंदी का असर भी हुआ होगा, ठीक है, महामंदी का असर भी हुआ होगा, तो ये भी पढ़ लेते हैं ना, महामंदी का असर लिख लीजिए, महामंदी का असर। ठीक है, राइटिंग बनाना हमारा मकसद नहीं, हमारा मकसद है आपको समझाना और लिख के आपके नोट्स आपके द्वारा ही बनवा देना। क्योंकि आप अगर खुद नोट्स बनाएंगे तो आपको ज्यादा जल्दी याद होगा। ये बात आप याद कर लीजिएगा कभी भी, ठीक है। यूरोप में कई बड़े बैंक धराशायी हो गए, किस कारण, महामंदी के कारण। ये बात आप समझ लीजिएगा, क्या हुआ, यूरोप में कई बड़े बैंक धराशायी हो गए। लिख लीजिए, यूरोप में कई बड़े बैंक धराशायी हो गए। यूरोप में कई बड़े बैंक धराशायी हो गए। ठीक है, ये असर पड़ा था। और क्या असर पड़ा था, कई देशों के मुद्रा की कीमत बुरी तरह गिर गई। ठीक है, कई देशों की मुद्रा की कीमत बुरी तरह गिर गई। अभी देखिए, अब डॉलर की कीमत, अब भारत में डॉलर की कीमत क्या होगी, बड़ी होगी। अब लेकिन क्या हुआ था, उस समय वहां पे कीमत गिर गई थी। अभी तो बढ़ी हुई है, लेकिन जो उसकी कीमत होती है गिरती बढ़ती रहती है डॉलर की भारत में। तो क्या हुआ था, उसकी कीमत में गिरावट आ गई। तो ऐसे ही समझिए, तो वहां पे क्या लिखेंगे कि इस वजह से कि कई देशों के मुद्राओं की कीमत बुरी तरह से गिर गई थी। कई देशों की
मुद्राओं की कीमत बुरी तरह से गिर गई थी। समझे आप? अब इसके क्या लिखेंगे आप सोचिए। अब दूसरे देश की जो मुद्राएं थी उनकी कीमत भी गिर गई थी, बैंक धराशायी हो गए थे, और बाजार में खरीदार बिल्कुल खत्म हो गए थे। ठीक है, अब क्या बताया था, उत्पादन बढ़ा तो उन्होंने अपनी कीमतें गिरा दी अब उस वस्तु की। ठीक है, अब वस्तु की कीमत भी गिरा दी, लेकिन तब भी क्या हुआ था वहां पे कि बाजार में खरीदार बिल्कुल खत्म हो गए थे। बाजार में खरीदार बिल्कुल खत्म हो गए थे। समझ रहे हैं आप? बाजार में खरीदार बिल्कुल खत्म हो गए थे, ये बात आप समझ लीजिए। बाजार में बिल्कुल खरीदार जो वहां थे खत्म हो गए थे। और क्या लिखेंगे इसमें, अमेरिका सरकार ने इस महामंदी से अपनी अर्थव्यवस्था, अमेरिका सरकार ने इस महामंदी से अपना, लिख लीजिए, अमेरिका सरकार ने इस महामंदी से अपना अर्थव्यवस्था, आप क्या लिखेंगे, अर्थव्यवस्था, जो वहां की अर्थव्यवस्था थी, अब उसका क्या हुआ, अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए आयातित पदार्थ का दोगुना सीमा। ठीक है, आयातित पदार्थ का दोगुना सीमा। अब इसका मतलब आप क्या समझ रहे होंगे, नहीं समझ में आ रहा, इसको लिखिए, पहले हम समझाते हैं। ठीक है, अब क्या लिखा है, को बचाने के लिए अपनी अर्थव्यवस्था बचाने के लिए अमेरिका ने क्या करा, लिए आयातित पदार्थ पर दोगुना सीमा शुल्क। समझ रहे हैं, कौन सा शुल्क था, सीमा शुल्क। अब समझ आया कि अगर दूसरे देश में जानोगे तो सीमा शुल्क उनका दोगुना हो गया था। सीमा शुल्क वसूल करने लगे। कि अब दूसरे देश में जाने में जो सीमा शुल्क लगता है तो उसको क्या करने थे, उसका जो सीमा शुल्क था उसको वसूल करने लगे थे अमेरिका के लोग। क्योंकि अब बताइए, अब उनके पास विकास का कोई दूसरा रास्ता नहीं था, व्यापार कैसे करते, उत्पादन उनके पास अधिक हो जाते और बेचने के लिए बाजार भी नहीं थे, लेकिन बाजार तो थे, लेकिन अब क्या था, बाजार में खरीदार बिल्कुल खत्म हो गए थे। तो अब उनको नए तरीके आजमाने थे कि जिससे वहाँ की अर्थव्यवस्था चल सके। तो उन्होंने क्या करा कि सीमा शुल्क वसूलने लगे थे। और क्या लिखेंगे, शुल्क वसूलने लगे थे। अब क्या लिखेंगे, दुगुना शुल्क वसूलने लगे थे। अब क्या लिखेंगे, 1933 तक 4000 से ज्यादा बैंक बंद हो चुके थे। 1933 तक, सन याद रखिएगा। ठीक है, 1933 तक 4000 बैंक बंद हो चुके थे। सोचिए, 4000 बैंक बंद हो चुके थे। ठीक है, 4000 बैंक बंद हो चुके थे, ये बात हम आपको समझा रहे हैं। 4000 बैंक बंद हो चुके थे और 1929 से डेट याद रखिए, क्या लिखा है, 1933 तक आते 1933 तक 4000 बैंक बंद हो चुके थे। 4000 बैंक बंद हो चुके थे और 1929 से 1932 के बीच, इससे 1932 के बीच तकरीबन, ठीक है, डेट याद रखिए, किसके बीच, 1929 से 1932 के बीच तकरीबन वहां पे, सोचिए, अब वहां पे 1,10,000 कंपनियां चौपट हो चुकी थी। ठीक है, 1,10,000 कंपनियां चौपट हो चुकी तकरीबन
ठीक है, कंपनियां तकरीबन 1,10,000 कंपनियां चौपट हो चुकी थी, चौपट हो चुकी थी। समझ में आ रहा आपको? इतनी सारी कंपनियां चौपट हो गई थी। और क्या हुआ था 1933 में? 4,000 बैंक बंद हो चुके थे 1933 तक। ठीक है, 1933 तक 4,000 बैंक बंद हो चुके थे, कंपनियां चौपट हो चुकी थी। किसके बीच में? 1929 से 1932 के बीच में 1,10,000 कंपनियां चौपट हो चुकी थी। अब आप ये समझ रहे हैं? समझ रहे हैं ना आप? अब इसके बाद क्या है, भारत में महामंदी का क्या असर हुआ? अगर आपने ये लिख लिया है तो लिख लीजिए, नहीं लिखा जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे पॉइंट्स की बात करते हैं। बात करते हैं भारत में महामंदी का क्या क्या असर हुआ। असर हुआ, यूरोप पे भी असर हुआ। अब वहां पे क्या हुआ, बैंक बंद हो गया और जो वहां के उत्पादन थी उसके जो खरीदने के लिए बाजार थे वो भी कम पड़ गए, और जो वहां के खरीदार थे वो बिल्कुल खत्म हो चुके थे कि अब उनके जो उत्पादन वहां पे करा था उनके बेचने के लिए वहां पे खरीदार तक नहीं थे। ठीक है, खरीदार तक नहीं थे, वहां पे कंपनियां बंद हो गई और कितने सारे बैंक बंद हो गए। 1933 तक 4,000 तक की 4,000 तक बैंक बंद वहां हो चुके हैं। लेकिन अब इसके बाद क्या कहा जा रहा, यूरोप में तो हमने पढ़ लिया महामंदी का क्या असर था, अब भारत में भी पढ़ लेते हैं ना। भारत में महामंदी का क्या असर पड़ा ये भी तो हमें पढ़ना है। तो इसको हम समझते हैं, भारत में आयात और निर्यात की पूरी तरह आधा हो चुका था। मतलब अब उस समय जितना आयात निर्यात हो रहा था तो वो क्या हो गया था, आधा हो गया था। कब? महामंदी के समय। महामंदी के समय तो ये लिख लीजिए, भारत में आयात और निर्यात पूरी तरह आधा हो गया था। भारत में आयात और निर्यात पूरी तरह आधा हो गया था, आधा हो गया था। ठीक है, हो गया था। भारत में आयात और निर्यात पूरी तरह से आधा हो गया था, ये बात आपको समझ में आ रही है? अब इसमें क्या लिखा था, इसके आगे हम क्या लिखेंगे, इसके आगे हम क्या लिखेंगे? अब यही एक पॉइंट तो हम लिखेंगे नहीं। भारत में आयात और निर्यात पूरी तरह आधा हो गया था। अब इसको समझेंगे कैसे? भारत में आयात और निर्यात पूरी तरह आधा हो गया था, लोगों को बहुत सारी समस्याएं आने लगी, लोगों को बहुत सारी समस्याएं आने लगी, बहुत सारी समस्याएं आने लगी। अब उन समस्याओं को समझते हैं कि आप बताइए, वहां पे जो आयात और निर्यात था, आयात और निर्यात को ही व्यापार कहते हैं, तो वहां पे क्या हो गया था, आधा हो गया था व्यापार आधा हो गया था। लेकिन अब क्या करते हैं, इसको समझते हैं। इसमें क्या लिखा है, लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा था, लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा था, सामने आने लगी थी। अब इन सभी समस्याओं के कारण भारत के लोग, ठीक है, इन सभी समस्याओं के कारण भारत के लोग, क्या हुआ भारत के लोगों को, ठीक है, जो भारत के लोग थे, ब्रिटिश की बात आ गई। अब यहाँ पे भारत के लोग ब्रिटिश सरकार को विरोध करने लगे, भारत सरकार के लोग ब्रिटिश सरकार का विरोध करने लगे, ब्रिटिश सरकार का विरोध करने लगे। समझ में आ रहा? ब्रिटिश सरकार का विरोध करने लगे और गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन भी प्रारंभ कर दिया था। आप देखिए कहाँ की बात कहाँ पे ले आए, क्योंकि ये हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन आपने पढ़ा होगा भारत में राष्ट्रवाद के समय, लेकिन अब ये हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है, भूमंडलीय विश्व का बनना। अब उसमें भी ये बात समझ में आ गई है कि अब जब महामंदी हुई थी तो उसका जब भारत पर असर चला था तो उस समय कौन सा आंदोलन हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने प्रारंभ करा था। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन भी प्रारंभ कर दिया था। लिख लीजिए, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। समझे? अब देखिए, जब वो महामंदी का असर हुआ तो भारत में भी उसका असर पर क्या पड़ा था कि वहां के लोगों को जब आयात और निर्यात पूरी तरह से आधा हो गया तो बहुत सारी समस्याएं आने लगी, जिसके कारण इस कारण जो भारत के लोग थे वो ब्रिटिश शासन का विरोध करने लगे। ब्रिटिश शासन का विरोध देखते हुए गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन
प्रारंभ करा था। अब खाली केवल जो हमारी यही है, ये जो हमारे पॉइंट्स है इतने ही हमें किसमें पढ़ना है, भारत में महामंदी का असर जो हुआ था, यही हमारे पॉइंट्स है, इन्हीं को हमने समझना था कि क्या क्या हुआ था उस समय। यही बातें हुई थी, क्या था, भारत में आयात और निर्यात पूरी तरह आधा हो गया था। और जब उन्होंने लोगों ने भारतवासियों ने विरोध करा ब्रिटिश सांसद का, तो गांधी जी उनको देखकर क्या करा, उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। आप इसको लिख लीजिए, इसके आगे पॉइंट की बात करते हैं। भारत में महामंदी के असर के बाद, मतलब ये हमने क्या पढ़ा अभी, भारत में महामंदी का क्या असर पड़ा। ठीक है, भारत में महामंदी का क्या असर पड़ा, महामंदी क्यों हुई थी, विश्व युद्ध की वजह से आई थी। लेकिन विश्व युद्ध जब हुआ तो विश्व युद्ध हुआ, अब वहां पे क्या हुआ, वहां की अर्थव्यवस्था डगमगाई गई, यानी कि पूरी तरह बिगड़ने की अवस्था में आ गई थी। लेकिन अब क्या हुआ, विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण, यानी उसको दोबारा निर्माण करने में युद्धोत्तर काल। अब युद्धोत्तर काल क्यों लिखा है, यानी कि युद्ध के समय, ठीक है, कि 2 दशक बाद ही तुरंत द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। आपको पता होना चाहिए, प्रथम विश्व युद्ध के 20 साल बाद, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के 20 साल बाद ही, एक दशक, 10 साल को एक दशक कहते, तो 2 दशक के बाद ही क्या हुआ था, हमारा द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। तो उसकी बात करी जा रही, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, युद्धोत्तर काल, यानी कि युद्ध के समय पुनर्निर्माण, यानी कि अब उसको दोबारा बनाने की, अर्थव्यवस्था दोबारा बनाने का जो प्रयास करा गया था, उसको हम समझ रहे हैं विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण युद्धोत्तर काल। यानी कि युद्ध के समय पहला विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक के बाद ही दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था। क्या बताया हमने, आपको बात समझा रहे, आप उसको सुनिए। क्या लिखा है, दूसरे दशक के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के दूसरे दशक के बाद ही जो हमारा दूसरा विश्व युद्ध था हुआ था। इसको लिख लीजिए पहले, पहला विश्व युद्ध खत्म होने के केवल, पहला विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक बाद क्या हुआ था, 2 दशक बाद ही क्या हुआ था, दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। आपको ये समझ में आ रहा हो, क्योंकि अब देखिए वो क्या कर रहे थे, पुनर्निर्माण करने जा रहे थे, लेकिन क्या हो गया वहां पे, ठीक 2 दशक बाद वहां पे द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। या प्रथम विश्व युद्ध, मतलब कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ना, दूसरा विश्व युद्ध उससे भी ज्यादा भयानक था। ये बात उसमें लिखिएगा कि यह प्रथम विश्व युद्ध से भी भयानक था। यह प्रथम विश्व युद्ध से भी भयानक था, प्रथम विश्व युद्ध से भी भयानक था। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध से भी भयानक था। अब उसके आगे क्या बात लिखेंगे हम इसमें, कि अब ये सब हमारे पॉइंट्स में हम इसलिए लिखवाते ताकि आपको कुछ भी ऐसा ना लगे कि हाँ हमने यहाँ पे ये बात फर्जी में लिखा। लेकिन यहाँ पे देखिए, हर एक लाइन का, हर एक जो वर्ड्स लिखे इसमें अपना ही एक मतलब है। उसमें क्या लिखा है, पहला विश्व युद्ध खत्म होने के बाद 2 दशक बाद ही दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, और यह प्रथम विश्व युद्ध से भी भयानक था। दूसरा विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध से भी भयानक था। एक गुट में मित्र राष्ट्र और एक गुट में, अब देखिए 2 गुटों में क्या होता है, 2 गुट में क्या होता है, विश्व युद्ध होता है। ठीक है, 2 गुटों में ही विश्व युद्ध होता है। तो क्या कहा जा रहा है, अब इसमें क्या था, एक गुट में मित्र राष्ट्र ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका, और दूसरा जो खेम था उसमें खेम धुरी संख्या, यानी कि खेम धुरी शक्तियां, इसमें क्या था, नाजी, जर्मनी और जापान और इटली, ये सभी लोग थे। अब 2 गुटों की बात करी गई तो उन दोनों गुटों को लिख भी लेते हैं कि अब ये तो बता दिया कि दोनों जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसमें वो उस प्रथम विश्व युद्ध से भी भयानक था। लेकिन अब बता भी दे कि उसमें कौन कौन लोग थे, उसमें भी हमने बताया था कौन कौन लोग थे। अब लेकिन इसमें भी समझते हैं द्वितीय विश्व युद्ध में कौन कौन लोग थे। एक गुट में मित्र राष्ट्र, एक गुट में मित्र राष्ट्र, एक गुट में मित्र राष्ट्र कौन था, ब्रिटेन। क्या लिखा हमने पहले, ब्रिटेन लिखा और ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका, सोवियत संघ,
सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका, लिख लीजिए फ्रांस और अमेरिका। अब बात कर लेते हैं दूसरी तरफ कौन था। एक गुट में मित्र राष्ट्र कौन कौन से थे? ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका। और अब क्या लिखेंगे दूसरे खेमों में, क्या लिखेंगे? दूसरा खेमो, दूरी शक्ति है, ठीक है। दूसरा खेमो दूरी शक्तियां, ठीक है, शक्तियां। कौन कौन था उसमें? कि नाजी जर्मनी, लिख लीजिए नाजी जर्मनी, नाजी और जर्मनी। और कौन कौन था हमारा? जापान और इटली, जापान इटली, ठीक है। जापान और इटली, ये सभी लोग थे। दो गुटों में हुआ था, उन सभी दोनों गुटों का हमने नाम लिख दिया है। अब इन्हीं के बीच में ही क्या हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई थी। अब क्या हुआ था? इस जंग के कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करीब करोड़ों लोग मारे गए थे, ठीक है। ये लिखा है इसमें, क्योंकि देखिए अब युद्ध हुआ है तो करोड़ों लोग तो मारे जाएंगे, लाख में तो बात ही नहीं होगी, करोड़ों लोग मारे जाएंगे, तो यही लिखा जा रहा है। इस युद्ध के कारण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करोड़ों लोग मारे गए। वर्ल्ड वॉर हुआ था सर, कोई मामूली लड़ाई नहीं होती। देखिए कि कोई गली में लड़ाई हुई है, उसमें एक ही दो लोग मार खाए हों और वो भी मरे भी ना हो, ठीक है, उनको चोट आई हो। लेकिन यहाँ पे क्या है? वर्ल्ड वॉर की बात करी जा रही, तो जाहिर सी बात है करोड़ों लोग मरे होंगे। तो ये बात हमें लिखनी होगी कि क्या लिखा है कि इस युद्ध के कारण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करोड़ों लोग मारे गए। लिख लीजिए करोड़ों लोग मारे गए। ये सारे पॉइंट जब आप लिखोगे और जब एग्जाम में पढ़ेंगे तो उनको लगेगा कि हाँ इस बच्चे ने कुछ अलग ही लिखा है, तो वो अब सबसे अलग नंबर, मतलब सबसे अगर ज्यादा नंबर चाहिए तो कुछ तो अलग लेना चाहिए। सब एक जैसा लिखेंगे आंसर तो कहां से आपको ज्यादा नंबर मिलेगा? कुछ अच्छा लगना चाहिए कि हाँ आपके उत्तर में है, ठीक है। इस युद्ध को पूर्व युद्ध भी कहा गया, क्योंकि यह युद्ध जल, थल और वायु तीनों, मतलब अब सोचिए भूमि पर भी हुआ और जो पनडुब्बियां थी उनमें भी लड़ाई हो रही है, और वायु सेना यानी कि अब जो वायुयान थे उसमें भी लड़ाई हो रही थी। अब सोचिए वर्ल्ड वॉर, क्योंकि देखिए प्रथम विश्व युद्ध के दूसरे दशक के बाद ही हमारा ये हुआ था, तो अब 20 साल में क्या हुआ? वहां पे टेक्नोलॉजी नहीं आई होगी, ठीक है, तकनीक नहीं आई होगी। तो और तकनीक होने के कारण वहां पे क्या हुआ? जल, थल और वायु तीनों जगह पे क्या हुआ? तीनों जगहों पर लड़ा गया था द्वितीय विश्व युद्ध। तो इसको लिखेंगे, यह युद्ध को पूर्व युद्ध भी कहा गया। इस युद्ध को पूर्व युद्ध भी कहा गया। क्योंकि पूर्व युद्ध भी कहा गया, क्यों कहा गया ये भी तो समझिए। क्योंकि अब ये जो हमने बताया द्वितीय विश्व जो लड़ा गया, क्योंकि यह युद्ध जल, थल और वायु तीनों जगहों पर लड़ा गया था। ठीक है, क्योंकि देखिए अब जल में भी लड़ा जा रहा है पनडुब्बियों द्वारा, और थल में तो लड़ाई हो ही रही है, तोप गोले चल ही रहे हैं। लेकिन क्या है? वायु, यानी कि अब जो वहां पे वायुयान थे उसमें भी क्या बन रहा था कि जो वहां पे लड़ाकू विमान थे उससे भी क्या बोलते, उससे लड़ाई करी जा रही थी। और देखिए तीनों जगह पे युद्ध हुआ था, ये बात इसमें बताया जा रहा है।
ऐसे हालात में पुनर्निर्माण का काम कठिन और लंबा साबित होने लगा। अब बताइए पुनर्निर्माण, अब यानी अर्थव्यवस्था बनानी है और उस समय क्या हो रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा है, ठीक है। अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई प्रथम विश्व युद्ध के समय, लेकिन हमें क्या करना है, पुनर्निर्माण भी कर रहे हैं। और ठीक है, दूसरे दशक के बाद हमारा क्या हो गया, दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया, तो इसमें क्या होगा, लंबा टाइम तो लगेगा ही, क्योंकि उसी समय हमें ज्यादा समय लग रहा था अर्थव्यवस्था बनाने में। और अब तो देखिए यहाँ पे विश्व युद्ध चल रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, तो अब और लंबा समय लगेगा। तो इसको लिखेंगे, ऐसे हालात में पुनर्निर्माण का काम, ऐसे हालात में, ऐसे हालात में, ऐसे हालात में पुनर्निर्माण का काम कठिन, पुनर्निर्माण का काम कठिन हो गया था। पुनर्निर्माण यानी पुनर्निर्माण का काम कठिन हो गया, ठीक है। पुनर्निर्माण का काम कठिन हो गया और लंबा साबित होने वाला था, और लंबा साबित होने वाला था, लंबा साबित होने वाला था, कि यानी कि पता ही नहीं था कि अब अभी कितने साल और लगेंगे कि हम अर्थव्यवस्था बनाए। क्योंकि अब देखिए 2 दशक तक, अब उसको जब अर्थव्यवस्था बनी रही थी, तो अब क्या हो गया, उसी समय हमारा द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। तो अब विश्व युद्ध भी हो रहा है और वहां पे अर्थव्यवस्था भी बन रही, तो क्या होगा, अर्थव्यवस्था पे क्या बनने लगेगा, कि अर्थव्यवस्था बनने में भी समय लगेगा, क्योंकि अब विश्व युद्ध हो रहा है और वहां पे अर्थव्यवस्था नहीं बन सकती। तो क्या लगेगा कि उसमें लंबा साबित होने लगा, कि अब हमें लग रहा था कि अब जो अर्थव्यवस्था का हम जो पुनर्निर्माण करने का सोचा था, अब इसमें हमें लंबा समय लगेगा, क्योंकि विश्व युद्ध हो रहा है। तो इस युद्ध में फिर से मित्र राष्ट्र की जीत हुई। प्रथम विश्व युद्ध में भी मित्र राष्ट्र की जीत हुई थी, और इसमें भी क्या लिखेंगे, इस युद्ध में भी, इस युद्ध लिखेंगे, इस युद्ध में, इस युद्ध में, इस युद्ध में फिर से मित्र राष्ट्र की विजय हुई। विजय हुई, जीत हुई, कुछ भी लिख लीजिए। मित्र राष्ट्र हमारे कौन कौन से, ब्रिटेन, सोवियत और सोवियत संघ, क्या था, फ्रांस और अमेरिका, इन सभी का जो युद्ध हुआ था, इन्होंने युद्ध करा था, एक गुट में ये थे हमारे। तो इनका क्या हुआ था, ये लोग हमारे इन्होंने जो युद्ध करा था, तो ये इसमें विजयी हुए थे द्वितीय विश्व युद्ध में। तो इसलिए इसमें लिखा जाएगा, इस युद्ध में फिर से मित्र राष्ट्र की विजय हुई या फिर जीत हुई। ये बात आप लिख लीजिएगा। बात करते हैं इसके आगे के पॉइंट्स के, लेकिन इससे पहले आप इसको लिखिए, और नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे के पॉइंट से बात करते हैं। अब जो उसी में हमारे कुछ पॉइंट शेष रह गया, अब उनकी बात कर लेते हैं, कि हमारे जो महामंदी का असर हमारा हुआ था, भारत पे भी जो असर हुआ था, लेकिन हमारा उसके बाद क्या था, हमारे जो विश्व युद्ध के अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण के युद्धोत्तर काल के कुछ पॉइंट्स जो हमारे शेष रह गए, उनको हम लिख लेते हैं। 2 पॉइंट्स हमारे शेष रह गए, ठीक है, 2 पॉइंट्स और हमारे शेष रह गए। ये अगर लिख लिया हो, युद्ध में किसकी हुई थी जीत, मित्र राष्ट्र की, मित्र राष्ट्र की जीत हुई थी। अब उसके आगे जो पॉइंट है, 2 महायुद्धों के बीच मिले आर्थिक अनुभवों से, लिख लीजिएगा, 2 विश्व युद्ध के बीच मिले आर्थिक। अब देखिए, जब वहां पे विश्व युद्ध हुआ था, तो 2 विश्व युद्धों के बीच मिले आर्थिक अनुभवों, अब आपकी जब वहां पे विश्व युद्ध हुआ, तो वहां पे कुछ तो अनुभव मिला होगा कि हाँ विश्व युद्ध हुआ तो क्या होता है। विश्व युद्ध के अनुभवों से अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ ने 2 अहम सबक निकाले। कौन कौन से सबक निकाले, अभी उन पर बात करते हैं। इससे पहले क्या लिखेंगे, आर्थिक अनुभवों से किसमें एक तो शास्त्रियों से, अर्थशास्त्रियों और राजनीतिज्ञों ने 2 अहम सबक
निकालें, अहम सबक निकालें। समझ में आया? 2 अहम सबक निकाले। कौन कौन से निकाले? 2 अहम सबक निकाले। अब उसमें कौन कौन सा था? पहला बृहद उत्पादन, ठीक है, पहला बहुत अधिक उत्पादन। बृहद उत्पादन का अर्थ यही है, तो क्या लिखेंगे? पहला बृहद उत्पादन पर आधारित, पहला बृहद उत्पादन पर आधारित, पहला बृहद उत्पादन पर आधारित, उत्पादन पर आधारित था, ठीक है। पहला बृहद उत्पादन पर आधारित था, किसी औद्योगिक समाज और व्यापार के बिना, किसी औद्योगिक समाज और व्यापार के बिना, ठीक है, और व्यापार के बिना, समझ लीजिएगा क्या हुआ, ठीक है, व्यापार के बिना कायम नहीं रखा जा सकता, कायम नहीं रखा जा सकता, रखा जा सकता। समझा आपने? क्या लिखा है? पहला बृहद उत्पादन पर आधारित किसी भी औद्योगिक समाज और व्यापार के बिना कायम नहीं रखा जा सकता, यानी कि जो विश्व युद्ध के बीच मिले आर्थिक अनुभव होते, तो उसमें पहला अनुभव ये था, ठीक है, पहला अनुभव हमारा ये था। अब इसको समझ लेते हैं, तो इसको हम कुछ समझते हैं, हम इसको अच्छे से। पहला हम क्या लिखेंगे? बृहद उत्पादन। इसको समझ लीजिए, जो हम बॉक्स बना के अभी आपको हम समझाने जा रहे हैं, तो आपको इससे क्लियर हो जाएगा। बृहद उत्पादन लिखिए पहले, बृहद उत्पादन, बृहद उत्पादन। हमने क्या बनाया कि अब ये जो बॉक्स में हमने लिखा, ये बहुत ही सटीक बातें लिखी हैं, जो हमारा इसमें अनुभव में हमें पता चला था, अनुभव में हमें पता चला था। क्या हुआ था? जब बृहद उत्पादन हुआ, जब बहुत अधिक उत्पादन हो, तो क्या होगा? औद्योगिक हमें समाज भी चाहिए, औद्योगिक समाज की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर हमने इतना सब कुछ कर लिया, तो अब औद्योगिक समाज भी तो चाहिए। औद्योगिक समाज, ये भी लिख लीजिए, औद्योगिक समाज, क्योंकि अब जब उन्होंने बहुत अधिक उत्पादन कर लिया, तो औद्योगिक समाज, यानी कि अब उसको खरीदने वाला भी तो चाहिए, और क्या लिखेंगे इसमें? व्यक्ति की स्थिर आय जरूरी होती है, व्यक्ति की स्थिर आय जरूरी। अब ये क्यों जरूरी हो गई? क्योंकि अब मान लीजिए कि अब इसमें जो आर्थिक औद्योगिक समाज था, अब इसमें क्या लिखेंगे? पहले पॉइंट लिखिए, व्यक्ति की स्थिर आय जरूरी, व्यक्ति की स्थिर आय जरूरी। अब मान लीजिए, अगर ये व्यक्ति की स्थिर आय इसलिए कहा गया कि मान लीजिए अगर इन्होंने 20 रुपए कमाया, ठीक है, अब आय निश्चित है कि 20 रुपए है, ठीक है, 20 रुपए निश्चित है। 20 रुपए अगर मिलेगा, तो अगर मान लीजिए उन्होंने अपने परिवार पे 20 रुपए जो हुए 20 रुपए मिलेगा, ठीक है, अब उन्होंने अपने परिवार पर 15 रुपए खर्च करे, तो 5 रुपए तब भी बच रहा ना, 5 रुपए तब भी बच रहा, तो जो 5 रुपए बचेगा उससे तो वो उत्पादन खरीदेंगे, औद्योगिक समाज जो होगा उससे उत्पादन खरीदेगा। तो इसलिए हमें क्या चाहिए? व्यक्ति की स्थिर यानी कि एक स्थिर यानी कि एक निश्चित आय जरूरी होती है, ठीक है, एक निश्चित आय जरूरी होती है, और पूर्ण रोजगार, स्थिर रोजगार होना जरूरी। अब पूर्ण रोजगार यानी कि अब जब पैसा चाहिए होगा, मतलब 20 रुपए स्थिर आय देगा कौन? फ्री में तो कोई देगा नहीं, उसके लिए हमें क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। तो ये भी पॉइंट्स लिखेंगे हम इसमें, क्या लिखेंगे? कि पूर्ण रोजगार, स्थिर रोजगार होना चाहिए, पूर्ण रोजगार या स्थिर रोजगार होना चाहिए। समझ में आया आपको? समझ में आया होगा, बिल्कुल अच्छे से समझाया, और ये बॉक्स आपको याद नहीं करने की जरूरत है, अगर आपने जो बातें हमने बोली उसको ध्यान से सुना होगा। समझ में आया? बृहद उत्पादन, अपना बहुत अधिक उत्पादन हुआ, अब वहां पे औद्योगिक समाज की जरूरत है, यानी कि जो उत्पादन हुआ उसको कोई खरीदे, तो उसके लिए क्या चाहिए? व्यक्ति की निश्चित आय चाहिए। व्यक्ति की निश्चित आय इसलिए चाहिए क्योंकि व्यक्ति की जो निश्चित आय होगी, तो मान लीजिए अगर उसने 25 रुपए कमाए,
हमने 20 रुपए लिया था एग्जाम्पल, अभी हम लेते 25 रुपए। अगर 25 रुपए उसने कमाए तो 20 रुपए उसने अपने परिवार पर खर्च करे, 5 रुपए तब भी बचा ना। 5 रुपए बचा तो जो अधिक उत्पादन करा गया तो वो उससे अनाज ले लेगा या फिर कुछ अन्य वस्तुएं ले लेगा, ठीक है। उससे उत्पादन चाहिए तो उसको क्या करेगा, उसने कुछ वस्तुएं ले ली मान लीजिए उस 5 रुपए से जो उसने सेविंग करके रखा था, लेकिन उसके लिए हमें जो पैसे देगा तो वो कहीं से कोई आगे लोन लेके नहीं देगा कि किसी से वो कर्ज नहीं लेगा। उसके लिए क्या चाहिए हमें, जो हमें पूर्ण या फिर स्थिर रोजगार चाहिए, यानी कि एक निश्चित रोजगार चाहिए कि अगर हम काम कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे 25 रुपए वेतन मिलेगा, 40 रुपए वेतन मिलेगा, एक स्थित वेतन जरूर मिलेगा, उसकी बात करी जा रही है, ठीक है, उसकी बात करी जा रही है। तो आप क्या लिखेंगे, अर्थात किसी भी देश में रोजगार की स्थिरता जरूरी है, क्योंकि अगर रोजगार स्थिर होगा, मान लीजिए अगर कोई कंपनी में काम कर रहा कोई व्यक्ति, तो अब उसको 400 रुपए वेतन मिल रहा, 40 रुपए वेतन मिल रहा, आप छोटा समझिए, ठीक है, उसको 40 रुपए वेतन मिल रहा है, तो 40 रुपए में से अब उसके परिवार का भी कुछ खर्च होगा, तो मान लीजिए उस पे से 30 रुपए परिवार का खर्च कर लिया, तो अब जो 10 रुपए बचेगा तो उससे क्या करेगा, जो उत्पादन हुआ था औद्योगिक समाज का है वो व्यक्ति, तो वो क्या करेगा, उसको खरीद लेगा। निश्चित आय थी इसलिए वो खरीद पाया ना, निश्चित आय थी इसलिए खरीद पाया ना। तो मान लीजिए अगर कभी उसको कि उसने काम करा कि अगर 15 रुपए मिले, कभी 20 रुपए मिले, कभी 30 रुपए मिले और कभी मिले ही ना पैसे, तो क्या वो उसको खरीद पाएगा, औद्योगिक समाज बन पाएगा, या फिर उसकी आय निश्चित है, या फिर उसका रोजगार है। ये सब बातें गलत हो जाएंगी। लेकिन हमने क्या करा, इसको याद करने की एक ऐसी ट्रिक है, ये हमने क्या बताया कि जो वहां पे वृहद उत्पादन है, जो वृहद उत्पादन है उसे खरीद कौन पाएगा, औद्योगिक समाज ही खरीद पाएगा, जिसको उसको जरूरत है, औद्योगिक समाज खरीद पाएगा, और उसको व्यक्ति को तभी खरीद पाएगा जब उसकी आय निश्चित होगी, ठीक है। आय निश्चित होगी तो उसकी आय निश्चित हो गई, आय देगा कौन, तो उसके लिए रोजगार निश्चित होना चाहिए, स्थिर रोजगार होना चाहिए, ठीक है। अर्थात किसी भी देश में रोजगार की स्थिरता जरूरी है। ये पॉइंट्स लिखिए आप पहले, अर्थात लिख लीजिए, ठीक है। अर्थात किसी भी देश में रोजगार की स्थिरता जरूरी है। स्थिरता क्या, रोजगार की स्थिरता जरूरी है कि हाँ, उसको अगर रोजगार स्थिर होगा तो उसको जो इनकम होगी तो वो उस पर कुछ अपने परिवार पे जो उसको लगता है वो खर्च करेगा, लेकिन उसमें से कुछ बचत वो करेगा कि जिससे वो जो उत्पादन हुआ है, वृहद उत्पादन हुआ है, तो वो उसको खरीद सके, ठीक है। इससे आपको ये समझ में आया, ठीक है। आप क्या लिखेंगे, दूसरी दुनिया के साथ आर्थिक संबंध के बारे में, मतलब कि अब जो वहां पे रोजगार होगा तो अब जब वो वहां पे रोजगार निश्चित आय मिलेगी तो वहां पे जो खरीदेगा, मतलब कि जो उत्पादन खरीदेगा तो अब उसको बेचने का भी सोचेगा, ठीक है। अब वो बेचने की भी सोचेगा, तो कैसे सोचेगा, तो इसकी बात समझिए। तो दूसरी दुनिया के साथ आर्थिक संबंध के बारे में, दूसरी दुनिया के साथ आर्थिक संबंध के बारे में, ठीक है, आर्थिक संबंध के बारे में। अब यानी कि जो उत्पादन वहां से खरीदेगा तो उसको बेचेगा भी, ठीक है। उसको जो वहां पे खरीदा तो उसने क्या करा कि अब जो उसने पैसे मिले उसने उससे वहां पे उत्पादन जो हुआ तो उसको खरीदा। क्या लिखेंगे, दूसरी दुनिया के साथ आर्थिक संबंध, यानी कि जो वहां पे अगर आदान प्रदान करेगा, आयात निर्यात करेगा, जो भी वहां पे वस्तुएं मिली उसको खरीदा उसने तो आयात निर्यात करेगा। तो अब आयात निर्यात तभी करेगा जब उससे व्यवहार होगा ना, जब उसको जानता ही नहीं होगा तो उससे व्यवहार कैसे करेगा। तो इसलिए इसमें क्या लिखा गया है, दूसरी दुनिया के साथ आर्थिक संबंध के बारे में, जो वहां पे जो उनको बेचना है उसके बारे में, पूर्ण रोजगार का लक्ष्य, पूर्ण रोजगार का लक्ष्य केवल, समझे आप, पूर्ण रोजगार का लक्ष्य जो वहां पे केवल तभी हासिल किया जा सकता था, केवल तभी हासिल किया जा सकता था, हासिल किया जा सकता था, तभी हासिल किया जा सकता था। कब, कि जब जो वहां पे पूर्ण रोजगार था तभी हासिल किया जा सकता था जब सरकार के पास वस्तुओं, जब सरकार के पास वस्तुओं और पूंजी, जो वहां पे जो इनकम लगती थी उसके लिए वो क्या होगा, उसको हमने क्या लिखा, पूंजी,
अब उनको वस्तुएं भी चाहिए, तो वस्तुएं खरीदने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पैसे तो देने पड़ेंगे ना, फ्री में तो कोई वस्तुएं देगा नहीं। तो उसके लिए हमने क्या लिखा, पूंजी लिखा। कि अब पूंजी और श्रम की आवाजाही की शुरुआत करी गई। पूंजी और श्रम की, लिख लीजिए, और श्रम की, पूंजी और श्रम की, ठीक है। पूंजी, अब उन्होंने पैसे भी लगाए, अब वहां पे श्रम यानी कि अब मजदूर भी तो चाहिए, अगर उत्पादन करा जा रहा है, अगर रोजगार के लिए चाहिए तो रोजगार तभी मिलेगा जब रोजगार मिलेगा तो वहां पे वो काम करेगा, तभी उसको पैसे मिलेंगे, ठीक है, तभी उसको निश्चित आय मिलेगी। तो उसके लिए उन्होंने क्या करा, श्रम की आवाजाही नियंत्रित करने की ताकत उपलब्ध कराई, यानी कि श्रम या मजदूर भी उपलब्ध कराए। तो क्या लिखेंगे, श्रम की ताकत भी उपलब्ध कराई, श्रम की ताकत भी उपलब्ध कराई, श्रम की ताकत भी उपलब्ध कराई। समझा आपने, श्रम की ताकत उपलब्ध कराई, क्योंकि अब जब वहां पे मजदूर उपलब्ध करा दिए, रोजगार मिला है उनको, तो वहां पे मजदूर उपलब्ध कराए, तो वो मजदूर उनको पैसे देंगे, तो जब वो मजदूर वहां पे काम करेंगे, तो अब उसके लिए जब वहां पे मजदूर मिलेंगे तो उनको जो पैसे मिलेंगे, तभी वो वहां पे बृहद उत्पादन जो होगा उसको खरीद सकेंगे। इसलिए वहां पे पूंजी और श्रम की ताकत उपलब्ध कराई, ठीक है, पूंजी और श्रम की ताकत उपलब्ध कराई, अर्थात बाजार में सरकार का नियंत्रण बहुत ही महत्वपूर्ण था, ठीक है। इसको समझिए, क्या बताया हमने, अर्थात बाजार में सरकार का, अर्थात लिख लीजिए, लास्ट पॉइंट है हमारा, अर्थात बाजार में सरकार का, जो वहां पे बाजार थी, अब जो वहां पे बाजार में जो भी माल बेचे जा रहे थे, कुछ भी वस्तु बेची जा रही थी, यानी जो कृषि उत्पादन करा जा रहा था, उसमें जो भी चीजें बेची जा रही थी, अर्थात जो बाजार थी, उसमें सरकार का जो नियंत्रक था, सरकार का नियंत्रक बहुत ही महत्वपूर्ण था, सरकार का नियंत्रक बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसको लिख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण था। बहुत ही महत्वपूर्ण था। ये हमारी जो बातें थी, अगर इसको आपने लिखा, किसमें, हमारे ये सभी पॉइंट्स हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, जो प्रथम विश्व युद्ध के समय पुनर्निर्माण कराया जा रहा था, पुनर्निर्माण कराया जा रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, लेकिन वो पुनर्निर्माण करने की कोशिश चल रही थी, उसमें हमारे ये सभी पॉइंट्स आएंगे। अगर आपने इतने सारी बातें लिखी होंगी, तो वो जो पुनर्निर्माण की जो बातें थी उसमें कंप्लीट हो जाएंगी, अगर आपने इसको इतनी बातों को आप जानते हैं। और ये जो फ्लो चार्ट में लिखा हुआ है, इसको आप जरूर लिखिएगा। क्या लिखा है, बृहद उत्पादन और औद्योगिक समाज। अगर जो उत्पादन करा जा रहा है तो उसके खरीदने के लिए भी चाहिए, ठीक है, खरीदने के लिए चाहिए, तो उसमें क्या चाहिए, व्यक्ति को स्थिर आय चाहिए, वो एक निश्चित आय मिलेगी तभी वो उत्पादन खरीद पाएगा, और निश्चित आय तभी मिलेगी जब उसको रोजगार मिलेगा। तो क्या मिला, पूर्ण रोजगार मिल रहा है, उसको एक रोजगार मिल रहा है, तो उसको पैसे मिल रहे, मान लीजिए 20 रुपए मिल रहे, तो 20 में से उसने 15 अपने परिवार पर खर्च करे, 5 रुपए उसने बचा कर रखे। अब 5 रुपए बचा कर रखे, तो उसने क्या करा, जो बृहद उत्पादन हुआ उसको खरीदा है। इन्हीं सबको जो बातें थी, इसको किसकी देखरेख में करा जा रहा था, सरकार की देखरेख में हो रही थी ये सभी चीजें, ठीक है। बस इतनी ही बातें हैं जो हम आपको समझाने का प्रयास कर रहा था इस सेशन में। अगर आपको समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर कुछ भी टॉपिक आपको इसमें नहीं समझ आया तो आप जरूर उसमें लिखिएगा कि हम उसका जवाब दे सके, ठीक है, कि अगर आपको कहीं पे भी नहीं समझ में आया, क्योंकि हमने इतना अच्छे से बताया, हर एक चीज पॉइंट्स में बताया। अगर आपको कुछ भी कहीं भी अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम उसका उत्तर देने का जरूर प्रयास करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।